वेलकम टू माय चैनल बुक से सीखें एंड दिस इज़ अमित। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि जो मैं आपको आज बुक लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन, जो आपको ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाएगी। एंड द नेम इज़ व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर। दोस्तों, कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जूझता इंसान अपने आखिरी पलों को किस तरह से जीना चाहेगा, उसके मन में किस तरह की बातें होंगी, वो इन पलों को अपने करीबी लोगों के साथ किस तरह बिताना चाहेगा, इन सब सवालों का जवाब तो वही इंसान दे सकता है जो मौत के बेहद करीब हो। व्हेन ब्रीथ बिकम्स एयर में कुछ ऐसे ही इमोशनल सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है। ये बुक एक रियल स्टोरी पर बेस्ड है, इमोशंस और ट्रेजेडी की मिली जुली स्टोरी है। ये किताब जो आपके दिल को छू जाएगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। अगर आप अपनी लाइफ की छोटी मोटी परेशानियों से घबराते हैं तो इस बुक को एक बार पढ़ के देखें। राइटर अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजरते हुए दुनिया को क्या संदेश दे रहा है, ये सब आपको इस बुक में मिलेगा। किसी और की लाइफ के रियल एक्सपीरियंस हमें भी सीखने को मिलने चाहिए और उनसे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। इस बुक के राइटर पॉल सुधीर अडनी कलानिधि अप्रैल 1977 को पैदा हुए थे। वो एक इंडो अमेरिकन न्यूरो सर्जन और राइटर थे जो अपनी आखिरी सांस तक लंग कैंसर से लड़ते रहे। अपनी इस मेमोराइज में उन्होंने अपने परिवार, वाइफ और फैमिली लाइफ को डिस्क्राइब किया है। ये बेहद दुख की बात है कि बहुत कम उम्र में ही एक टैलेंटेड न्यूरो सर्जन और एक फाइन ह्यूमन बीइंग इस दुनिया को अलविदा कह गया, लेकिन अपनी इस किताब के थ्रू वो हमेशा अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेंगे। तो आइए दोस्तों, अब मेन समरी पर चलते हैं, बट उससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको सारे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो लाता रहूं, then प्लीज़ सपोर्ट्स मी। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने सिटी स्कैन देखा। ट्यूमर सारे फेफड़ों में फैल चुका था और स्पाइनल कॉर्ड्स भी बुरी हालत में थी। लीवर का एक लोब पूरी तरह ख़राब हो गया था। जाहिर था कि कैंसर ने पूरे शरीर को अपने चपेट में ले लिया था। मैं अपने न्यूरो सर्जन की पढ़ाई के आखिरी साल में था। पिछले 6 सालों से मैं इसी तरह सिटी स्कैन अपने मरीजों का ठीक करने का प्रोसीजर सोचता रहता था, सीखता रहता था। मगर आज मैं किसी मरीज का नहीं बल्कि खुद का ही सिटी स्कैन देख रहा था। मेरी बीवी लूसी मेरे साथ थी। मैंने डॉक्टर के सफ़ेद कोट की जगह मरीज वाला गाउन पहन रखा था। मैं अपने सिटी स्कैन के गौर से देख रहा था, शायद कहीं कोई उम्मीद की किरण नज़र आ जाए। करीब 1.5 महीने पहले मैंने खुद में कुछ बदलाव महसूस किया। अचानक से मेरा वज़न घटने लगा था और कमर में भी भयंकर दर्द उठ रहा था। मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया था। मैं अभी 35 का ही हुआ था और इस उम्र में इन सब बातों का एक ही मतलब बनता है कि ये कैंसर के लक्षण हैं। एक्सरे रिज़ल्ट मेरे सामने थे। इसमें साफ साफ मेरी बीमारी का पता चल रहा था। कमर का दर्द दूर करने के लिए मैंने एक बुफ्रीन ले ली। शायद ज़्यादा काम करने की वजह से ये सब लक्षण दिख रहे थे। मैं वापस अपने काम पर लग गया। मैं हॉस्पिटल में रेजिडेंस डॉक्टर था। मेरे पास ग्रेजुएशन का बस 1 साल का टाइम था। कई सारे यूनिवर्सिटीज़ से मुझे जॉब ऑफ़र मिल रहे थे। अभी मेरे सामने पूरा फ्यूचर पड़ा था। मगर कुछ ही हफ्तों बाद मेरी छाती में जानलेवा दर्द उठने लगा। मेरा वज़न 80 किलो से घटकर 65 किलो तक पहुंच गया था और खांसी थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि मुझे कैंसर था। फिर भी मैंने लूसी से कुछ नहीं छुपाया। हमारे रिश्तों में पहले से ही खटास थी। उसे लगता था कि मैं उसे वक्त नहीं देता। मेरा काम ही कुछ ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती थी। लूसी और मैं कई दिनों तक एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे। मुझे हमेशा लगता था कि एक बार रेजिडेंसी पूरा हो जाए फिर लूसी और मेरे बीच। अगले 36 घंटे तक मैं ऑपरेशन रूम में था। मेरे सामने एमिरोसिम्स और बाईपास जैसे मुश्किल केस आए थे। 1 मिनट का भी आराम नहीं था। उसके बाद मैंने एक और एक्सरे किया। कुछ दिन बाद मेरे डॉक्टर ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरे चेस्ट के एक्सरे साफ़ नहीं थे, वो बहुत धुंधले आए थे। हम दोनों ही इस बात का मतलब अच्छी तरह जानते थे। मैं लूसी के साथ घर में बैठा था। मैंने उसे सारी बात बताई। सुनकर उसने मेरे कंधे पर अपना सिर टिका दिया। उस एक पल में हमारे बीच की सारी करवाहट दूर हो गई। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। उसने जवाब दिया। हमने हॉस्पिटल के सामने अपने एक डॉक्टर दोस्त को फ़ोन किया। मैंने उससे पूछा कि क्या वो मुझे एडमिट करेगा।
किसी पेशेंट की तरह मैंने भी हॉस्पिटल का गाउन और प्लास्टिक के ब्रेसलेट पहन लिए। मैं उसी कमरे में एडमिट हुआ जहां मैंने पिछले 6 सालों में न जाने कितने ही मरीजों का इलाज किया था। रुको मत, जब तक सांसें हैं लूसी और मैं हॉस्पिटल के बेड पर बैठे रोए जा रहे थे। हम अभी भी उस सीटी स्कैन को देख रहे थे। उसने मुझसे कहा था कि मुझे तुमसे बहुत प्यार है। मैंने भी रोते हुए कहा कि मैं अभी मरना नहीं चाहता। फिर मैंने उससे कहा कि वो दूसरी शादी कर ले। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे बाद अकेली रह जाए। इतने सालों तक पूरे जी जान से अपना फ्यूचर बनाने में लगा रहा, मगर अब इस सब का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे पास अब कुछ बचा नहीं था। अगर मैं डॉक्टर नहीं बना होता तो न जाने क्या बनता। आज मैं महसूस कर रहा था कि मौत के मुंह में जाते हुए मरीज़ को कैसा लगता है। मुझे सुबह डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। उसके बाद मुझे अपने ऑन्कोलॉजिस्ट एमा हवार्ड से मिलना था। वो देश की सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो देश की सबसे मशहूर लंग कैंसर डॉक्टर थी। मेरे माता पिता और भाई भी आ गए थे। एमा बोली, मुझे बहुत दुख हुआ आपकी बीमारी के बारे में जानकर। आप सबके लिए मुझे दुख हो रहा है। उसने लैब में मेरे ट्यूमर का सैंपल टेस्ट करवा लिया था। अब मुझे जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो रिजल्ट्स के ऊपर था। मैंने उससे पूछा कि मेरे पास कितना वक्त बचा है, तो उसने बताने से मना कर दिया। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कितने भी आगे बढ़ जाएं, हमेशा अपनों को साथ लेके चलें, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि सफलता मिलने के बाद हम उनको अपने साथ ले लेंगे, तब हो सकता है कि शायद वो ना रहें, या हो सकता है कि हम खुद ना रहें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बताना दोस्तों आपकी वो वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ऐसे ही वीडियो चाहते हो देन प्लीज़ कमेंट मी एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।